हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020 में। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी अजम्पशन के एक टॉपिक के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन और आर्गूमेंट ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अजम्पशन का मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया था कि किस तरह का उसमें क्वेश्चन आता है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है, अजम्पशन को हिंदी में कहते हैं पूर्व धारणा, यानी किसी भी काम को करने से पहले सोची गई बात। ठीक। और अजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कोई भी काम अगर हम लोग करने जा रहे हैं या हम कर चुके हैं तो उसका जो आउटकम है वो हमको पॉजिटिव ही मिलेगा, यही हमने सोचा होगा। अगर हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते कि ये काम हमारा नहीं होगा तो कभी भी हम लोग क्या वो काम करते। इसको मैंने बहुत ब्रीफली समझाया है पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो आज मैं आपसे बात करने आया हूँ अजम्पशन के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम लोग ज़रा अजम्पशन के क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस की बारी आती है। तो ये रहे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस। इसमें देखिए लिखा हुआ है In each question below is given a statement followed by two assumptions, numbered 1 and 2। यानी एक स्टेटमेंट के नीचे दो assumption होंगे, एक और दो। Assumption is something which is supposed or taken for granted and is something which can be directly inferred from the given facts। यानी फैक्ट से जो है डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। You have to consider the statement and the following assumption and then decide which of those is oblique or implicit in the statement। मतलब आप लोगों को ये कंसीडर करना, ये हिसाब लगाना है, ये सोचना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। अब ऑप्शन की बारी आती है। देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इफ़ ओनली, पहला ऑप्शन लगाना है तब आपको जब ओनली फर्स्ट वाला एजम्पशन सही हो। दूसरा आप लोग ऑप्शन तब लगाएंगे जब सिर्फ दूसरा सही होगा। तीसरा ऑप्शन तब लगाएंगे जब दोनों के बीच में आइदर और बन रहा होगा। चौथा ऑप्शन तब लगाना है आपको जब दोनों में से कोई भी सही नहीं होगा। देखो लिखा भी है इफ़ नाइदर एजम्पशन 1 और नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है निहित है, मतलब सही है। पांचवा है इफ़ बोथ एजम्पशन 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, यानी दोनों के दोनों अगर सही है तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 5 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, उनको ध्यान से देखते रहिएगा। पहला है मनीष इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स टू हिज हाउस फॉर डिनर ऑन हिज बर्थडे एंड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू अरेंज फॉर द बर्थडे पार्टी। ठीक है, यानी मनीष ने अपने सारे दोस्तों को अपने घर पे बर्थडे पर इनवाइट किया और अपनी माता जी से कहा कि माम बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट कर दो। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं इंग्लिश में ही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इंग्लिश तो आप लोगों को आती ही होगी, और समझा मैं हिंदी में रहा हूँ तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको हिंदी में भी चाहिए है, तो मैं अगली क्लास से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन डालने लगूँगा। खैर, पहला असम्पशन है इसका मोस्ट ऑफ मनीष फ्रेंड में अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। बिल्कुल सही, यानी मनीष ने यही सोचकर तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया होगा कि उसके अधिकतर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी में आएंगे। अब वो चाहे आए या ना आए वो तो बात की है, लेकिन मनीष ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसके दोस्त नहीं आएंगे बर्थडे पार्टी पे। दूसरा है मनीष मदर मे बी एबल टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग फूड फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स। यानी मनीष की माता जी उन सभी मनीष के दोस्तों के लिए खाना बनाने में सक्षम होंगी। बिल्कुल सही बात है भाई, तभी तो मनीष ने अरेंजमेंट किया। अगर ऐसा नहीं होता, वो सक्षम नहीं होती या वो नहीं बना सकती होती, तो मनीष कहीं ना कहीं किसी होटल में या
अरेंजमेंट करता या नहीं करता वगैरह जो भी है। लेकिन अगर उसने कहा है अपनी मम्मी से कि मम्मी इन दोस्तों के लिए खाना बना, तो उसने यही सोचा होगा कि हमारी मम्मी खाना बना लेंगी सभी के लिए। बात क्लियर हो रही है इतनी? दूसरा हमारा क्वेश्चन है, द न्यूली लॉन्च्ड बुक इज़ मेकिंग इंडिया रीड लाइक नेवर बिफोर। यानी इसका मतलब हो गया कि ये नई आई किताब को भारत में जितने पाठक मिले उतने पाठक कभी और किसी किताब को नहीं मिले। देखिए लिखा हुआ है लाइक नेवर बिफोर, यानी पहले कभी नहीं मिले। तो पहला एजम्पशन है, इंडिया डिड नॉट हैव अवाइड रीडर्स बिफोर द लॉन्च ऑफ दिस बुक। यानी इससे पहले इंडिया में उत्साही पाठक नहीं थे? ऐसा तो है नहीं भाई। अगर इंडिया में नहीं होते तो इस किताब को कैसे मिल गई? किताब जाहिर सी बात है अच्छी होगी तभी इस किताब को मिले हैं। तो यानी पहला वाला एजम्पशन हो जाएगा यहाँ पर गलत। दूसरा लिखा हुआ है, दिस बुक हैज़ नॉट बीन एज सक्सेसफुल एज अदर बुक्स बाय द सेम ऑथर। अब यहाँ पर देखो क्या बात आ रही है, फिर से ध्यान से सुनो। दिस बुक हैज़ नॉट बीन एज सक्सेसफुल एज अदर बुक्स बाय द सेम ऑथर। यानी इसी ऑथर की और बुक्स के बराबर ये बुक सक्सेसफुल नहीं रही। जबकि स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इतने पाठक कभी और किसी किताब को नहीं मिले, यानी जाहिर सी बात है सक्सेसफुल तो रही है ना ये किताब। तो यानी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये वाला भी एजम्पशन गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4। और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था बोथ फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर 5। क्लियर? तीसरा है, टू अवॉइड स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज बुक योर टिकट्स ऑन इंटरनेट। यानी लंबी कतारों में खड़े होने से बचने के लिए अपने टिकट आप लोग कहाँ बुक करें? इंटरनेट पर बुक करें। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फिर से एक बार देखिए, टू अवॉइड स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज बुक योर टिकट्स ऑन इंटरनेट। यानी लंबी कतारों में खड़े होने से बचने के लिए अपने टिकट आप लोग इंटरनेट पर बुक करें। पहला एजम्पशन है, मोस्ट पीपल प्रीफर टू बुक टिकट्स ऑन इंटरनेट दीज डेज। कैसा होगा? नहीं बताऊंगा। दूसरा है, अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेट टिकट आर अवेलेबल एज वेल। ये भी नहीं बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अगर कोई वीडियो यहाँ पर आप लोग देखते हो तो, ठीक है? तो इससे हमें यह भी पता लगेगा कि आप लोग वीडियो वाकई में देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। तीसरा वाला क्वेश्चन आप लोग मैं इसका आंसर अगली वाली वीडियो में बताऊँगा, जब आप लोगों को मैं आर्गूमेंट पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो फिर से एक बार देख लीजिए, टू अवॉइड स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज बुक योर टिकट्स ऑन इंटरनेट। यानी लंबी कतारों में खड़े होने से बचने के लिए अपने टिकट इंटरनेट पर बुक करें, ये स्टेटमेंट था। पहला है, मोस्ट पीपल प्रीफर टू बुक टिकट्स ऑन द इंटरनेट दीज डेज। यानी इस समय अधिकतर लोग इंटरनेट पर टिकट बुक करना पसंद करते हैं, ये पहला एजम्पशन है। दूसरा है, अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेट टिकट्स आर अवेलेबल एज वेल। यानी इंटरनेट के अलावा भी और जगह पर टिकट अवेलेबल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, अगली वीडियो में बताऊँगा मैं इसका आंसर। और इसका आंसर आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चौथा है, बैंक्स शुड ऑलवेज चेक फाइनेंशियल स्टेटस बिफोर लेंडिंग मनी टू अ क्लाइंट। यानी बैंक को लोन देने से पहले अपने ग्राहक की वित्तीय हैसियत की जांच कर लेनी चाहिए। यानी बैंक शुड ऑलवेज चेक फाइनेंशियल स्टेटस बिफोर लेंडिंग मनी टू अ क्लाइंट। बैंक को अपने ग्राहक को लोन देने से पहले उसकी वित्तीय हैसियत की जांच कर लेनी चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। पहला एजम्पशन है, चेकिंग बिफोर लेंडिंग वुड गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटस। यानी उधार देने से पहले अगर चेक कर लिया जाए तो ग्राहक की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका सही पता लग जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। जिस बंदे ने ये बात कही है कि बैंक को जांच कर लेना चाहिए तो उसने तो यही सोचा होगा कि जांच कर लेने के बाद में बैंक को ग्राहक की वित्तीय हैसियत की सही जांच मिल जाएगी। तो पहला वाला एजम्पशन बिल्कुल सही है। दूसरा है, क्लाइंट्स समटाइम मे नॉट प्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर ऑफ देयर एबिलिटी टू रीपे लोन अमाउंट टू द बैंक। यानी कुछ समय कभी ऐसा भी होता है कि जो ग्राहक हैं वो अपनी वित्तीय हैसियत का सही वर्णन नहीं करते हैं बैंक्स को
कि वो रीपे करने में सक्षम होंगे भी या नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सही बात है। अगर क्लाइंट्स ऐसा करते, वो सही सही बात बताते, तो चेक करने की कोई बात ही नहीं आती। यानी फिर से देखिए, पहला वाला था चेकिंग बिफोर लेंडिंग वुड गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटस, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्लाइंट समटाइम मे नॉट प्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर ऑफ देयर एबिलिटी टू रीपे लोन अमाउंट टू द बैंक, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। पांचवा है द हाईवे पुलिस अथॉरिटी पुट अप लार्ज बोर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इंडिकेटिंग द स्पीड लिमिट एंड डेंजर्स ऑफ ओवर स्पीडिंग ऑन द हाईवेज। यानी हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए, एक रेगुलर इंटरवल्स मतलब दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जो स्पीड लिमिट और रोड्स के खतरे को निर्दिष्ट करते हैं, मतलब दिखाते हैं, वो उनको सावधान करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, लिखा हुआ होता है स्पीड लिमिट 40, स्पीड लिमिट 60, या डू नॉट एंटर हैवी वाहन। या दिल्ली में जब मैं था तो कहीं किसी रोड पे भी ये भी लिखा हुआ था कि जो एनिमल्स से रिलेटेड जो व्हीकल्स हैं वो लाइक तांगा, बैलगाड़ी वगैरह वो अवॉइडेड हैं इस रोड पे वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने बहुत देखी होंगी रोड्स पे कि स्पीड लिमिट होता है, लिखा हुआ होता है, आगे तीव्र मोड़ या स्पीड ब्रेकर को दिखाते हैं। तो ये सब आप लोगों ने देखे होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। पहला एजम्पशन है मोस्ट ऑफ द मोटरिस्ट में ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन द स्पीड लिमिट ऑन द हाईवेज। यानी अधिकतर जो चालक हैं वो स्पीड लिमिट के अंदर ही गाड़ी चलाएंगे, बिल्कुल सही बात है। हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने तो यही सोचा होगा कि जो चालक हैं वो लोग स्पीड लिमिट के अंदर ही गाड़ी चलाएंगे, अब वो चाहे चलाएं या ना चलाएं, लेकिन अथॉरिटी ने तो यही सोचा होगा कि वो लोग स्पीड लिमिट के अंदर ही गाड़ी चलाएंगे। दूसरा है मोटरिस्ट जनरली इग्नोर सच कॉशन एंड ओवर स्पीड ऑन द हाईवेज। यानी जो वाहन चालक हैं वो ऐसी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और तेज़ी से निकलते हैं। होता यही है, लेकिन हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने ये सोचा नहीं होगा कि ये होगा। बात समझ में आ रही है? उन्होंने यही सोचा होगा कि लोग हमारी बात मानेंगे और वो लिमिट के अंदर ही गाड़ी चलाएंगे, ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, अब वो चाहे करें या ना करें। तो यानी इस हिसाब से यहाँ पर पांचवें वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर है? आगे हाँ जी, नेक्स्ट है The government has decided to auction construction to highways to private entities in several blocks across the country on build, operate, transfer basis। यानी लिखा हुआ है यहाँ पर सरकार ने पूरे देश में कई ब्लॉकों में हाईवे के निर्माण कार्य का निजी संस्थाओं को नीलामी करने का निर्णय किया। मतलब जो हाईवेज़ की रोड्स वगैरह बनती हैं तो सरकार ने क्या काम किया कि वे प्राइवेट उनको टेंडर वगैरह दे दिए जाएंगे, ठीक है, यानी प्राइवेट कंपनीज़ को। तो पहला वाला है एन एडिक्वेट नंबर ऑफ प्राइवेट एंटिटीज़ में नॉट रिस्पॉन्ड टू द गवर्नमेंट्स ऑक्शन नोटिफिकेशन। यानी अधिक से अधिक संख्या में जो निजी संस्थाएं हैं वो नीलामी की अधिसूचना का उत्तर नहीं देंगी। बात समझ में आ रही है? में नॉट रिस्पॉन्ड द गवर्नमेंट्स ऑक्शन नोटिफिकेशन, यहाँ पर ये वाला जो एजम्पशन है ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सरकार ने अगर उनसे कहा है कि टेंडर भरो तो सरकार ने तो यही सोचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज टेंडर भरेंगी और इसमें इंटरेस्टेड होंगी। सरकार ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बात? तो यानी पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है Many private entities in the country are capable of constructing highways with responsible time। यानी देश की जो कई जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल टाइम में इसको बनाने के कैपेबल हैं, मतलब सक्षम हैं। बिल्कुल सही बात, तभी सरकार ने प्राइवेट करने का निर्णय लिया है। सरकार ने तो यही सोचा अब चाहे सक्षम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तीसरा लिखा हुआ है द गवर्नमेंट्स प्रपोजल ऑफ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र में फाइनेंशियली बेनिफिट द प्राइवेट एंटिटीज़। ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। क्यों गलत हो जाएगा? ऐसा होगा तो वित्तीय लाभ जरूर होगा उनको, फाइनेंशियल बेनिफिट जरूर होगा कंपनीज को। यानी अब यहाँ पर लिखा क्या था, देखो लिखा है हो सकता है सरकार के बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र वाले प्रस्ताव का निजी संस्थाओं को वित्तीय लाभ हो। तो भाई वित्तीय लाभ होगा, ये बात कन्फर्म है। लेकिन सरकार ने तो ये बात नहीं सोची होगी, ये तो कंपनीज सोचेंगी ना। सरकार ने नहीं सोचा होगा कि इनको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। सरकार ने तो यही सोचा होगा कि उनका अच्छी तरह से काम बन जाएगा सरकार का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ओनली सेकेंड इम्प्लिसिट। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को 5 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। जो 2 ऑप्शन वाले एजम्पशन थे उसमें तो वही 5 ऑप्शन है आप लोगों के पास, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, आइदर और, नाइदर और, एंड बोथ। लेकिन यहाँ पर 3 एजम्पशन वाले आ गए, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 5 ऑप्शन अलग से दे दिए। जिससे पहला ऑप्शन है इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरा है सेकेंड एंड थर्ड, तीसरा है ओनली सेकेंड, चौथा है फर्स्ट एंड थर्ड, पांचवा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फोर्थ वन, ओनली सेकेंड इज इम्प्लिसिट। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज़ ट्रिक्ड द सिटीजन्स टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर कैरिंग आउट देयर डेली एक्टिविटीज़ व्हेन एवर पॉसिबल instead of using paper, as the manufacturer of paper requires the cutting down of a large number of trees of causing several damage to the ecosystem। यानी सरकार ने जो सिटीजन्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जब भी पॉसिबल हो अपनी जो डेली रूटीन के काम होते हैं इनमें कागज़ का प्रयोग ना कर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करें। ठीक है, आई मीन मेल पे आप लोग कोई डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं वगैरह वगैरह। जिससे आपने देखा होगा अब एटीएम पर जो स्लिप आती थी वो भी नहीं मिलती है अब। ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात आप लोगों ने देखा होगा जो भी कोई इंश्योरेंस करवाते हैं हम लोग तो फिर हार्ड कॉपी की बजाय सॉफ्ट कॉपी में ही काम चल जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है और लिखा है इससे इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ करें। पहला एजम्पशन है मोस्ट पीपल मे बी कैपेबल ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू कैरी आउट वेरियस रूटीन्स। बिल्कुल सही बात है। सरकार ने तो यही सोचा होगा कि ज़्यादातर लोग कार्य पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका यूज़ करने में कैपेबल हैं, यानी सक्षम है सरकार। अब चाहे कैपेबल हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन सरकार ने यही सोचा होगा कि कैपेबल हैं तभी उन्होंने बात कही है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा है हो सकता है मोस्ट पीपल मे हैव अक्रॉस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर कैरिंग आउट देयर डेली रूटीन एक्टिविटीज़। यानी इसमें भी लिखा हुआ है हो सकता है ज़्यादातर लोगों की दैनिक गतिविधियां पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तक पहुंच हो। ये भी बात बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी जो आपका एजम्पशन है, हाँ जी, अगला है पीपल एट large may reject the government's appeal and continue using paper as before। यानी इसमें लिखा है कि पीपल्स जो है गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट कर देंगे और पहले की तरह पेपर का यूज़ करते रहेंगे। तो भैया ये भी बात गलत हो जाएगी। यानी अब सरकार ने तो ये नहीं सोचा होगा कि गवर्नमेंट बात नहीं मानेगी। सरकार ने तो ये नहीं सोचा होगा कि लोग बात नहीं मानेंगे। सरकार ने तो यही सोचा होगा लोग बात मानेंगे, और वो माने या ना माने अलग बात है। तो यानी यहाँ पर कौन सा वाला सही हुआ? पहला वाला आपका सही है, दूसरा सही है। यानी यहाँ पर आपका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, थर्ड वन इज रॉन्ग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाला है the airlines have requested all the bona fide passengers to check the status of flight operation before leaving their homes। यानी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने पैसेंजर को रिक्वेस्ट किया कि फ़्लाइट ऑपरेशन को चेक कर लिया जाए कि फ़्लाइट चल भी रही हैं सही से या नहीं चल रही। बिकॉज हैवी फॉग इज़ कॉजिंग इमेंस प्रॉब्लम्स टू नॉर्मल फ़्लाइट ऑपरेशन। क्योंकि हैवी फॉग के चलते फ़्लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, फ़्लाइट्स नहीं ऑपरेट हो पा रही हैं सही से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला एजम्पशन है द मेजॉरिटी ऑफ द एयर पैसेंजर मे चेक द फ्लाइट स्टेटस बिफोर स्टार्टिंग देयर जर्नी टू द एयरपोर्ट। यानी अधिकतर लोग अपने स्टेटस को चेक कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है।
दूसरा है द गवर्नमेंट में टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू द नोटिस इश्यूड बाय द एयरलाइन कंपनी। हो सकता है सरकार एयरलाइंस कंपनी द्वारा इस जारी नोटिस पे ऑब्जेक्शन करे। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्शन क्यों करेगी यार, हाईवे फॉग की चलते दिक्कत हो रही है तो इसमें ऑब्जेक्शन की तो कोई बात ही नहीं आती है। थर्ड वन है मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर में कैंसिल देयर टिकट्स एंड पोस्टपोन देयर जर्नी टिल द सिचुएशन बिकम द नॉर्मल। तो ये भी एयरलाइंस ने नहीं सोचा होगा कि अधिकतर लोग जो है अपने टिकट्स कैंसिल कर देंगे। उन्होंने तो यही सोचा होगा कि लोग बस चेक करेंगे, अगर फ़्लाइट ऑपरेट हो रही होगी तो जाएंगे, नहीं ऑपरेट हो रही होगी तो नहीं जाएंगे। फिर जो एयरलाइन है उनका रिफ़ंड वगैरह जो भी करेगी वो अलग बात आती है, ठीक है। तो कैंसिल करने की बात नहीं है, यानी यहाँ पर आप लोगों का ओनली फर्स्ट इज़ इम्प्लिसिट, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला एजम्पशन आपका सही होगा। क्लियर होगी इतनी बात, अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैज़ इश्यूड अ सर्कुलर टू ऑल द एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मिंग देम दैट हैज़ फोर्थ द एम्प्लॉयज़ कैन अवेल देयर लंच ब्रेक एट एनी ऑफ द हाफ आवर स्लॉट्स बिटवीन 1 PM to 2:30 PM, ठीक है। यानी एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इशू किया ये सर्कुलर कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो इस 1.5 घंटे यानी 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के जो 1.5 घंटे का पीरियड है इसमें किसी भी आधे घंटे में लंच कर सकते हैं। ये सर्कुलर जारी किया है कंपनी ने। पहला है द एम्प्लॉयज़ में वेलकम द डिसीजन एंड अवेल लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट। बिल्कुल सही है, यानी उस जो जिन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है उन्होंने तो ये सोचा होगा कि जो उसके कर्मचारी हैं वो इसको वेलकम करेंगे यानी ये बात मानेंगे, ठीक है। दूसरा वाला था देयर में नॉट बी एनी ब्रेक इन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज द एम्प्लॉयज़ विल हैव देयर लंच ब्रेक एट द डिफरेंट टाइम स्लॉट। यानी अगर उसके कर्मचारी अलग अलग टाइम पर लंच ब्रेक करेंगे तो उस कंपनी के काम पर कोई बाधा नहीं आएगी। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी भाई मान लीजिए एक कंपनी में 20 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉय 1 से लेकर 1:30 बजे तक के बीच लंच कर ले रहे हैं, 2 एम्प्लॉयज़ जो है 1:30 से 2 बजे के बीच में लंच कर रहे हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ 2 से 2:30 के बीच में लंच कर रहे हैं। तो जो लंच कर रहे हैं उनके अलावा कुछ जो एम्प्लॉयज़ फ्री हैं वो तो कंपनी का काम करते रहेंगे ना, तो उस कंपनी के काम पे कोई भी बीच में बाधा नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। 10th है लास्ट बट नॉट द लीस्ट द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ अपील टू द all citizens to honestly pay income tax and file the returns reflecting the true income level to help the government to carry out development activities। यानी सरकार ने जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे अपील की कि अपना टैक्स आप लोग फिल करते रहिए, रिटर्न भरते रहिए और जो आपकी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग, यानी टैक्स चुराना नहीं है, ठीक है। तो पहला असम्पशन है इसके पीछे पीपल में नाउ स्टार्ट पेइंग मोर टैक्सेस इन द रिस्पॉन्स टू द अपील। बिल्कुल सही बात है कि जो लोग हैं वो अपील के रिस्पॉन्स में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। अब दूसरा है द टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन में कंसीडरेबली इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। यानी आगे आने वाले टाइम में और टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे, मतलब टैक्स पे करने की जो रूटीन है वो और बढ़ेगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर भी आप लोगों का दोनों के दोनों एजम्पशन बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी बोथ फॉलोज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं, जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ। तो अगली क्लास में हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसका पहले एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद में हम लोग एजम्पशन जब लॉजिकल कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैंने आप लोगों को उन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता रहूँगा, तो वहाँ से आप लोग अपनी वीडियोस देखते रहिए और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियोस को, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हमें पता लगता है कि हाँ आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस को। सिर्फ और सिर्फ देख के मत जाए, क्योंकि देखते तो हो आप लोग लेकिन लाइक्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।